दोस्तों स्टडी 91 के YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज दोस्तों सवाल जवाब की सीरीज का नंबर है 7, यानी 7वीं सीरीज में आप सभी के सामने लेकर आया हूं। देखिए, जो लोग भी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उन सभी लोगों के लिए सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पर जीके जीएस के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। यानी आपने कितना पढ़ा, आपकी तैयारी कितनी अच्छी हो पाई है, उसके लिए ये सीरीज आपको दी जाती है। वैसे तो सीरीज रोज दोपहर में 11 बजे दी जाती है, ठीक है। चाहे दोपहर कर लो, चाहे सुबह के 11 बजे कर लो, ठीक है। 3 सीरीज में आपको इस तरह के कंटिन्यू तरीके से देता रहूंगा। एक 11 बजे, एक शाम को 5 बजे साइंस की सीरीज है, और एक रात में 11 बजे जो है वो आपके सिविल सर्विसेज के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए पर्टिकुलर चैप्टर वाइज एक सीरीज भी मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, ठीक है। तो उसको भी आप लोग जरूर देखते रहेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज हमारे पास कौन कौन से सवाल हैं। जिन लोगों ने अभी तक स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, और एप्लीकेशन जो नहीं डाउनलोड किए हैं, जल्दी से एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर लीजिए। बेहतरीन एप्लीकेशन है। वहां पर प्रैक्टिस बैच के नाम से एक सेक्शन दिख जाएगा, जहां पर आप इसका वीडियो देख सकते हैं, इसका टेस्ट भी दे सकते हैं। टेस्ट के लिए आपको एक भी रुपए खर्च करने की जरूरत नहीं है, बस आपको इत्मीनान से पढ़ाई करनी है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपकी स्क्रीन पर, फटाफट उत्तर देना आप लोग शुरू कर दीजिए, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है? जो सदिश राशि है वो आपको बताना है। निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है? अच्छा, बहुत लोगों को शंका ये भी है कि नितिन सर आपकी लाइव क्लास बंद हो गई है, ठीक है। तो दोस्तों जो हम लोग लाइव पढ़ा रहे थे, वो लाइव क्लास अभी यूट्यूब की तरफ से क्या कर दी गई है? बंद कर दी गई, ठीक है। अभी जानते हैं जब कोई देश में अच्छा काम करना चाहता है तो हमेशा उसकी रास्ते में बहुत सारे रुकावटें आती हैं। मैं आपको एक वीडियो बना के दिखा भी दूंगा कि यूट्यूब ने हमारी लाइव स्ट्रीमिंग की क्लासेस जो है वो रोक दिया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। दोस्तों ये बीते 3-4 दिनों में बहुत सारी दिक्कतें आई। आप शायद सोच नहीं रहे होंगे कि नितिन सर की क्लास बस ऐसे ही बंक होती रहती, तो ऐसे नहीं बंक होती है। याद रखिए, बहुत कोई पहाड़ टूट जाता है मेरे सर पे ना, तब जाके मैं क्लास बंक करता हूं, ठीक है। एक तो यूट्यूब की जो लाइव क्लास थी वो रोक दी गई, कि यूट्यूब ने कहा कि अगले जो है कुछ दिनों तक आपकी लाइव क्लास की परमिशन हटा दी गई। परमिशन ही उन्होंने हटा दिया, और मैंने उनसे जो है बहुत सारा जो है रिक्वेस्ट किया कि भाई क्या रीजन है, क्या कमी है, आप कमी बताओ, हम कमी दूर कर लेते हैं, बट अभी कुछ खास आया नहीं है। दूसरी तरफ दोस्तों स्टडी 91 का जो एप्लीकेशन था, ठीक है, उस एप्लीकेशन को भी प्ले स्टोर से रिमूव कर दिया गया था, ठीक है। प्ले स्टोर से आपने अभी तक सुना होगा कि पेटीएम को रिमूव किया गया, लेकिन यहां पर देखिए स्टडी 91 को भी यहां पर एप्लीकेशन को जो है प्ले स्टोर से रिमूव कर दिया गया था। पूरा का पूरा ऐप ही करीब 3 दिनों तक नहीं दिख रहा था, ठीक है। बाद में हमने जो है इसको अपडेट किया, ठीक है, और ढंग से इसमें चीजों को पढ़ा, तब पता चला कि नहीं, इसमें जो भी कमियां थी उसको दूर किया गया, ठीक है। कमियां नहीं थी, इस समय प्ले स्टोर पर बहुत सारे अपडेट आए हैं गूगल के, तो गूगल के अपडेट के अनुसार हमें अपने अपडेट ऐप को फिर से एक बार अपडेट करना था। तो ये चीजें सभी के साथ होंगी, जितने भी ऐप है ना, वो 2 नवंबर तक की एक डेट है, ठीक है। उस डेट तक जितने भी ऐप हैं वो सभी रिमूव होंगे, और जब सही हो जाएंगे तभी वो आ सकते हैं। हमारे साथ ये चीज पहले हो गई, ठीक है, संजोग अच्छा था, चलो हो गई। तो ये सारी प्रॉब्लम थी, इस वजह से हमारी क्लास थोड़ी सी दिक्कत में आ गई थी। लेकिन आप लोग नाराज विराज मत हुआ करिए, बस आराम से पढ़ते चलिए। स्टडी 91 पर चीजें कभी खत्म होने वाली नहीं है, ठीक है। चलो, तो यहां बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि। मैंने आपको फिजिक्स में पढ़ाया, 2 तरह की राशियां होती हैं, एक सदिश होता है, एक अदिश होता है, ठीक है। सदिश राशि जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा की भी जरूरत हो, इसीलिए तो कहा गया सदिश। क्या बोला गया? सधन दिश, ठीक है, सधन दिश। तो सदिश मतलब दिशा के साथ, ठीक है। अदिश बोल देता तो इसका मतलब बिना दिशा के, यानी जहां पर केवल परिमाण की जरूरत पड़ती है वो अदिश राशि होती है, और जहां परिमाण के साथ साथ दिशा की जरूरत पड़ती है वो सदिश राशि होता है। तो लिख रहा है इसमें से कौन सी सदिश राशि है। दोस्तों समय की बात कर लें तो इसमें दिशा की क्या जरूरत है यार, घड़ी देखने के लिए दिशा देखना पड़ता है, नहीं, तो यानी एक अदिश राशि है, सदिश नहीं है। अगर हम चाल की बात करें, चाल, ठीक है, स्पीड टाइम डिस्टेंस आपने पढ़ा होगा, ठीक है, तो वहां पर स्पीड टाइम और डिस्टेंस ये तीनों ही क्या है, ये आपकी अदिश राशियां हैं। तो स्पीड, ठीक है, और दूरी भी यहां पर नहीं हो जाएगा, तो विस्थापन याद रखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा। विस्थापन में क्या होता है, मैंने आपको पढ़ाया था कि मान लीजिए यहां पर एक पॉइंट ए है, यहां पर एक पॉइंट बी है, ठीक है, और इसके बीच की दूरी है 5 मीटर। कोई सामान हमने उठा करके ए से कहां पे रख दिया, बी पे, तो इसमें विस्थापन कितना हुआ, 5 मीटर का। लेकिन पुनः इस सामान को उठा के रख दिया ए पे, तो विस्थापन कितना हुआ, 0। क्यों? क्योंकि प्रारंभिक अवस्था और अंतिम अवस्था, इन दोनों के डिफरेंस को देखा जाता है विस्थापन में, और अगर वापस से सामान वहीं पे लाके रख दिया मतलब उसमें कोई अंतर नहीं है, तो वहां विस्थापन 0 हो जाता है। तो यहां पर दोस्तों आपको ध्यान देना पड़ता है
ध्यान देना पड़ता है कि विस्थापन जो दे रहा है, ठीक है, इसमें दिशा भी बताना पड़ता है कि उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व, उत्तर में, दक्षिण में, पूर्व में, पश्चिम में, इस तरह से आपने पढ़ा होगा। विस्थापन के लिए दिशा जरूरी होती है, जबकि दूरी के लिए, समय के लिए, इन सब के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो इस प्रकार याद रखेगा कि यहां पर जो विस्थापन दे रहा है यह आपका सदिश राशि हो जाएगा। और सदिश राशि में और कौन कौन से आता है, ठीक है, आपका हो गया बल, हो गया वेग, हो गया विस्थापन, हो गया त्वरण, हो गया संवेग, हो गया, ये सभी क्या होते हैं, ये सभी सदिश राशियां होती हैं। समय वगैरह क्या हो गई, चाल वगैरह क्या हो गया, वो सब अदिश राशियों के अंतर्गत आती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, इत्मीनान से सुमेलित कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में हजारों बार आता है। देखिए स्टडी 91 पर ये जो जीके जीएस प्रैक्टिस सीरीज है ना, इसको आप लोग डेली देखा करिए, आदत बना लीजिए, क्योंकि अगर डेली आदत बना लेंगे तो 25 क्वेश्चन आपको हमेशा, और शाम को जो है 5 बजे फिर से आ जाएंगे तो वहां पर 30 क्वेश्चन, यानी 30 और 25 कितना हो गया, 55, और रात को 11 बजे फिर से सिविल सर्विसेज वाले केवल 10 क्वेश्चन, तो 55 10 65। अगर सोचो आप अगर 65 क्वेश्चन पर डे पढ़ते हो तो 30 दिन में आप कितना हो जाएंगे बताइए, ठीक है, 3 5 15 को 5 यहां से लगाया कि 6 3 18, ठीक है, 18 1 19, ठीक है, तो ये 1950 आ गया, ठीक है। तो इस तरह से देखिए ऐसे भी कर सकते थे, 6 3 18 यानी 1800 हो गया, और 5 3 15, ठीक है, यानी 150 हो गया, यानी 1800 और प्लस 150 कितना आ गया, यानी फिर आ गया 1950। तो 1000 तरीके होते निकालने के, ठीक है। तो समझिए कि महीने में अगर आपने संडे छोड़ भी दिया तो भी 1500-1800 क्वेश्चन आपके तैयार हो रहे हैं, ठीक है। और मैं क्वेश्चन को रिपीट नहीं करता हूं, यानी कि आपकी अच्छी तैयारी हो पाएगी अगर आप केवल इस 3 सीरीज के साथ अपने आप को कंटिन्यू रखते हैं, ठीक है। इसके अलावा स्टडी 91 पर दोस्तों मैथ और रीजनिंग के भी प्रैक्टिस सीरीज कराए जाते हैं, आप उनको भी अगर देख लेंगे तो डेली आपके 100 क्वेश्चन कम से कम तैयार हम लोग कराते हैं। डेली 100 मतलब महीने का 3000 क्वेश्चन कहीं नहीं गया है, ठीक है। तो आप बस खाली मेहनत से पढ़िए। आपने चुर्क का नाम सुना होगा, चुर्क का, चुनार का नाम सुना, चुर्क चुनार, यहां पर दोस्तों सीमेंट उद्योग फेमस है। फिरोजाबाद का नाम सुना होगा, जो चूड़ियों के लिए जाना जाता है, कांच के सामान वहां बहुत बनते हैं, तो चूड़ियां याद रखिएगा। अलीगढ़ के ताले बहुत फेमस है, अलीगढ़ के ताले बहुत फेमस है, ताला हो गया। और मेरठ में खेल का सामान, यहां पे मैं मैच करा दिया हूं, आप देख लीजिए क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 4 1 2 आपका सही उत्तर हो जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर 3 क्या है, राइट आंसर है। समझ में आ रहा है, परीक्षा में सभी प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, अब इसके अलावा आपको कुछ और नहीं है। आगे देखिए, एक क्वेश्चन अपने आप में बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, जरा ध्यान से सोच समझ के बताइएगा। भारत के गवर्नर जनरल की विधायी परिषद में, कहां पर, विधायी परिषद में भारतीय भागीदारी के बीज किसमें शामिल थे, मतलब कब भारतीयों को पहली बार भागीदारी के लिए चुना गया, भाई किस अधिनियम के तहत या किस एक्ट के तहत, या क्या था जब भारत में गवर्नर जनरल की जो विधायी परिषद थी उसमें भारतीयों की एंट्री भी स्टार्ट हो गई, वो आपको बताना है कैसे। लिख रहा भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत परिषद अधिनियम 1892, भारत परिषद अधिनियम 1909 और भारत सरकार अधिनियम 1919, ठीक है। जरा सोच समझ करके आप उत्तर दीजिए, इत्मीनान से दीजिए। पढ़ना पढ़ाना मायने रखता है, लाइव है नहीं है कोई मायने नहीं रखता, आपको मटेरियल मिल रहा है ना, ठीक है। तो याद रखें दोस्तों, सबसे पहले जो एंट्री दिया गया था वो लिमिटेड एंट्री दिया गया, ठीक है, और गैर सरकारी सदस्यों के रूप में शामिल किया गया। कब, 1861 में, ये जो भारत परिषद नियम 1861 आया था इसके तहत। 92 में दोस्तों बहस करने का अधिकार दिया गया, बजट पर कुछ बोलने की शक्ति दी गई और एकदम बढ़िया से बोलना सिखाया गया 1909 में। सीरियल क्रम से है, एक एक प्रश्न आपको पढ़ाया गया। तो याद रखिए 1861 का जो भारत परिषद अधिनियम आया था उसके तहत भारतीयों को भी भागीदारी के रूप में शामिल किया गया, यानी गवर्नर जनरल की जो परिषद होती थी अब उसमें गैर सरकारी सदस्यों के रूप में लिमिटेड भारतीय सदस्य रखे जाएंगे। मतलब पहले तो रखे नहीं जाते थे, बाद में इतना तो हुआ कि चलो रखे जाएंगे, ठीक है। अब दोस्तों एक चीज और याद रखिएगा, जो ईस्ट इंडिया कंपनी था उसका शासन भी समाप्त हो चुका था 1858 में, ठीक है, क्योंकि अब जो वायसराय का पद था वो चालू हो गया था, यानी ब्रिटिश क्राउन का शासन यहां पर स्थापित हो चुका था। तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है, यहां पर वही चीजें डिटेल से दे रहा है। चलो आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस संसदीय अधिनियम ने बंगाल के गवर्नर जनरल को मद्रास एवं बम्बई नहीं होता बंबई, क्या होता है बंबई, ठीक है, वर्तनी सुधार कर लीजिए। लिख रहा मद्रास एवं बंबई के ऊपर पर्यवेक्षी प्राधिकार प्रदान किया। बताइए, सुनिए मैं बता दे रहा हूं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि भाई किस संसदीय अधिनियम ने
बंगाल के गवर्नर जनरल को मद्रास, भाई मद्रास भी उनकी प्रेसिडेंसी थी और बंबई भी उनकी प्रेसिडेंसी थी, तो मद्रास और बंबई को उनके सुपरविजन में रख दिया। सुपरविजन माने जानते हैं ना, पर्यवेक्षण करना, सुपरविजन में रख दिया। तो गवर्नर जनरल कहां का? बंगाल का ही है, लेकिन वो उसके सुपरविजन में जो मद्रास प्रेसिडेंसी थी और जो बंबई प्रेसिडेंसी थी, ये दोनों आ गई है। तो आप बता दीजिए जरा कि यहां पर सत्य कथन कौन सा होगा। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ऐसा निर्णय लिया गया था, या पिट्स इंडिया एक्ट के तहत, या जो एमेंडिंग एक्ट आया था उसके तहत, या फिर जो चार्टर एक्ट आया था उसके तहत, किसके तहत इस बात को कहा गया था? तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों यहां पर रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत व्यवस्था की गई, ठीक है, कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल होगा वो क्या करेगा? वो मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसी का सुपरविजन भी करेगा। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी एक धारा अन्य धाराओं से भिन्न है? ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, इत्मीनान से सोच समझकर उत्तर दीजिए। ठीक है, देखिए जीके जीएस प्रैक्टिस में आपसे बार बार बोलता हूं, सभी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये रामबाण सीरीज है, ये रामबाण है, और रामबाण ऐसा नहीं कि किसी पर्टिकुलर युद्ध के लिए बनाया गया था। रामबाण वो चीज होता है जो आप किसी भी युद्ध में कभी भी चला सकते हैं, तो वैसे ही रामबाण है। ठीक है, बस पढ़ते जाओ। लिख रहा है कौन सी धारा अन्य धाराओं से भिन्न, जिसको पता होगा, मैंने पढ़ाया है, एक छोटा सा वीडियो बनाया 10-12 मिनट का, और जितनी भी धारा है सब आपको रटा दिया हूं। ठीक है, जिसमें मैंने बताया था ब्राजील। ठीक है, तो ब्राजील की धारा कैसी धारा है? याद रखिएगा, गर्म जल धारा है। मैंने कहा था लेब्राडोर, बड़ा कूल टाइप का वर्ड है, हे ब्रो, तो थोड़ा कूल है ना, तो कूल से याद रखेगा, ये ठंडी जल धारा है। क्या है? ठंडी जल धारा है। फॉकलैंड, ऑकलैंड, फॉकलैंड, ये सब धाराएं क्या है? ये ठंडी जल धारा है। ठीक है, कनारी, मैंने बताया था नारी, वैसे नारी को मैंने गर्म कहा था, बट याद रखें नारी क्या है? ये ठंडी जलधारा है। ठीक है, तो यहां पर 3 ठंडी है और 1 गर्म है, तो भिन्न कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा। बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? ना, ऐसे ही समझ में आता जाएगा। ठीक है, ये दिन में 11 बजे डेली मैं प्रैक्टिस कराता हूं। आगे देखो आगे। अच्छा, एक चीज और यहां पे ध्यान दीजिए, कौन सी धारा कहां बहती है? जैसे अगर मैं फॉकलैंड की बात कर दूं तो ये दक्षिणी अटलांटिक में बहती है, और यहां पर जो ब्राजील है ना, ब्राजील को भी याद रखेगा दोस्तों, ये दक्षिणी अटलांटिक महासागर में बहती है। अटलांटिक ओशियन जो है ये सबसे व्यस्त महासागर है, सबसे व्यस्त। क्यों? क्योंकि इसके एक तरफ उत्तरी अमेरिका, नीचे की तरफ दक्षिणी अमेरिका, और दूसरे साइड में पूर्व वाली साइड में यूरोप, और नीचे जो है अफ्रीका देश है, तो ये सबसे व्यस्ततम है, इसको भी याद रखेगा। बाकी लेब्राडोर ये उत्तरी अटलांटिक में बहता है, और कनारी भी उत्तरी अटलांटिक में बहती है। ठीक है, चल, वह देश जो अरी अपवाह का उदाहरण प्रस्तुत करता है। अरी अपवाह, ठीक है, मैंने आपको अपवाह तंत्र के कई सारे स्वरूप बताए हैं, उसमें अरी अपवाह के बारे में चर्चा किया है। नहीं देखे हैं तो आप इंडियन ज्योग्राफी में रिवर का चैप्टर जाके पढ़िए। ठीक है, देखिए स्टडी 91 पर सभी विषय को डिटेल से भी पढ़ाया गया है, तो आप जाइए। इंडियन ज्योग्राफी में मैंने टोटल 75 लेक्चर लिया है। कितना लिया है? 75 लेक्चर। जो लोग भी इंडियन ज्योग्राफी को डिटेल से पढ़ना चाहें वो पढ़ सकते हैं। और यहां पर आकर के आप रिवर चैप्टर में जाइएगा, और रिवर में आकर के दोस्तों टाइप्स ऑफ रिवर पढ़िएगा। क्या पढ़िएगा? टाइप्स ऑफ रिवर। वहां पे मैंने इस टॉपिक को डिटेल से पढ़ाया है कि कितने तरह के रिवर होती हैं, ठीक है, प्रवाह के आधार पर, और उसमें अरीय प्रवाह के बारे में बताया गया। ठीक है, तो अरीय प्रवाह याद रखें दोस्तों, ये श्रीलंका में ज्यादातर नदियां जो है वो अरीय प्रवाह के माध्यम से बहती हैं। बाकी ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और जायरे नहीं होगा। ठीक है, तो याद रखेगा यहां पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? श्रीलंका। अच्छा, अब आपके मन में भी आता होगा कि सर अरीय प्रवाह होता कैसा है, तो याद रखेगा दोस्तों कि नदियां, श्रीलंका एक छोटा सा देश है, वहां की नदियां भी बहुत बड़ी नहीं, बहुत लंबी नहीं है, साधारणतः छोटी नदियां हैं जो उच्च भूभाग से बाहर की ओर अरीय प्रवाह के रूप में बहती। मान लीजिए यहां पर पहाड़ है और यहां से नदी ऐसे बह रही, ठीक है, ये अरीय प्रवाह होता है। ठीक है, तो इस तरह से नदियां बहती। अरीय प्रवाह ये ज्यादातर श्रीलंका में देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, लिख रहा है कि 90 ईस्ट रीज कहां पर स्थित है? एकदम डिफरेंट। मैं जानबूझ के अलग अलग प्रश्न लाता हूं, जो आपको आता है अगर वही मैं पढ़ाऊंगा तो क्या मतलब? क्या मतलब? जो नहीं पता है वो सर आप बताओ, तो बताओ जल्दी से। 90 ईस्ट रीज कहां पर स्थित है? किस महासागर में स्थित है? जैसे आप जनरली पढ़ते हो मेरियाना गर्त के बारे में। क्या पढ़ते हो? मेरियाना गर्त। ये जनरल क्वेश्चन है, आप में से ज्यादातर लोगों को पता है मेरियाना गर्त कहां पर है। ये प्रशांत महासागर में है ना,
ठीक है। या आप पढ़ते हो सारगैसो सागर कहां पर है, सारगैसो जो घास वाले सागर हैं, ठीक है, तो आप पढ़ते हो कि ये अटलांटिक में है, कहां पर है, अटलांटिक ओशियन में है, उसको याद रखेगा। या आप पढ़ते हो बरमूडा ट्रायंगल कहां पर है, वो भी आपके अटलांटिक ओशियन का हिस्सा है, उत्तरी अटलांटिक का, वो भी आप पढ़ते हो। ये आप जनरली जानते हो, लेकिन आप इसके बारे में नहीं जानते हो। 90 ईस्ट रीज ये कहां पर स्थित है, तो दोस्तों याद रखेगा ये हिंद महासागर में स्थित है। कहां पर, 90 ईस्ट रीज ये कहां पर है, ये हिंद महासागर में स्थित है। 90 मतलब 90, ईस्ट मतलब पूर्वी, अरीज देशांतर, ठीक है, याद रखें 90 डिग्री पूर्वी देशांतर के नजदीक और इसके समानांतर ये फैला हुआ एक कटक है। कटक जानते हैं क्या होता है, ये पानी के अंदर होता है, जैसे बाहर पर्वत होते हैं ऐसे समुद्र में भी पर्वत पाए जाते हैं, ठीक है। तो याद रखिए कटक है और ये 5000 किलोमीटर लंबा कटक है, जिसको 90 ईस्ट रीज के नाम से जाना जाता है। ये हिंद महासागर में स्थित है। इसका विस्तार 17 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर के 33 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक और औसतन चौड़ाई लगभग 200 किलोमीटर है। तो ये आपके लिए नया प्रश्न हुआ ना। बस ऐसे ही आपको नए नए प्रश्नों पर चर्चा करना है। चलो, वायुदाब प्रायः सर्वाधिक होता है जब वायु होती है। आप बताइए, वायुदाब को दोस्तों एयर प्रेशर भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं, एयर प्रेशर। बताओ एयर प्रेशर ज्यादा कब होता है, जल्दी से बताओ। एयर प्रेशर अधिक पूछा ना, सर्वाधिक होता है, सर्वाधिक कब होगा। मैंने आपको पढ़ाया था, शायद आप भूल रहे हो, लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं। अच्छा, एक सिंपल सी चीज जानते हैं, चलिए मैं आपसे बता रहा हूं, आपको भी इसका उत्तर पता है। हो सकता है यहां से आप उत्तर ढूंढने में असमर्थ हो, लेकिन मैं आपसे एक एग्जाम्पल पूछता हूं। मान लीजिए आपने एक बर्तन में जल ले लिया और जल को क्या कर दिया, यहां पर आग पर रख लिया, ठीक है। अब पानी गर्म हो रहा है, पानी गर्म होगा तो आप कहोगे सर ये भाप बनेगा और पानी ऊपर चला जाएगा। गर्म जैसे जितना ज्यादा गर्म होगा पानी उतना तेजी से ऊपर चला जाएगा। यानी आपके कहने का मतलब है कि यदि किसी चीज को गर्म किया जाता है तो वो ऊपर की ओर भागता है। वो क्या भागेगा, ऊपर की ओर। अगर ये पूरा का पूरा ऊपर चला जाएगा तो पतीली पूरा हमारा क्या है, खाली हो जाएगा। इसका तात्पर्य है कि यहां पर जो पानी की वजह से जो प्रेशर पड़ रहा था वो प्रेशर अब खत्म हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यही मतलब है ना। यानी कि यह कहा जा सकता है कि जब किसी चीज को गर्म करते हैं तो हवाएं ऊपर जाती हैं, यानी गर्म वायु ऊपर की तरफ जाती है, और जब गर्म वायु ऊपर की तरफ चली जाएगी तो क्या होगा, यहां पर वायुदाब क्या हो जाएगा, बिल्कुल कम हो जाएगा। यही ना मतलब हुआ। भाई पानी ऊपर चला गया तो यहां कुछ बचा नहीं तो वायुदाब कम हो गया। यानी आपसे पूछा सर्वाधिक वायुदाब, यानी वायुदाब ज्यादा तब होगा जब हवाएं ठंडी होंगी। जब कैसे होंगी, हवाएं ठंडी होंगी, और ठंडी के साथ साथ शुष्क हवाएं होंगी। कैसे होंगी, ठंडी और शुष्क। तो उन हवाओं में क्या होता है, लोड होता है, भार होता है, वजन होता है, क्योंकि ठंडी हवाएं ये पृथ्वी के धरातल के नजदीक रहती हैं, इसलिए वायुदाब सर्वाधिक होता है। तो यहां पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। ये जान पहचान बनाने वाली बात है। यह भी आपको इंडियन ज्योग्राफी में आप एयर प्रेशर का चैप्टर जाके देख लो, वायुदाब बहुत डिटेल से पढ़ाया हूं। अब उसके बावजूद भी अगर आप जाके नहीं पढ़ोगे, 1 रुपए देना नहीं है आपको। आप चाहे एप्लीकेशन पे आ जाओ, वहां भी चैप्टर ठीक ढंग से दिए गए हैं, वहां जाके पढ़ सकते हैं, या यूट्यूब से पढ़ सकते हैं, या फिर वेबसाइट से पढ़ सकते हैं। हर ऑप्शन दिया गया है। लेकिन जिनको बहाना चाहिए बहाना ले, कोई दिक्कत नहीं है, बहाना ले, कोई समस्या नहीं है। चलो आगे पढ़ते हैं। अगला देखिए, सुमेलित किया जाना है। कह रहा स्थानीय पर्वत और देश। खमसीन पर्वत नहीं होता यार ये पवन होता है। खमसीन क्या है, पवन का नाम है, ठीक है। तो लिख रहा है स्थानीय पवन और देश। ये आपको बताना है कि कौन सा यहां पर सही सुमेलित, अच्छा सुमेलित करना है कि सही सुमेलित बताना है। यहां पे तो खाली सुमेलित दिया है, ठीक है। तो खमसीन दे रहा है मिस्र में, चिली दे रहा है ट्यूनेशिया में, और गिबिली दे रहा है लीबिया में, और लेवचे दे रहा है स्पेन में। आपको बताना दोस्तों कौन सा स्थानीय पवन सही सुमेलित है। देश भी बताना है, तो यहां याद रखेंगे खमसीन, जो सही में केवल एक ही है। खमसीन जो पवन है ये मिस्र देश में चलता है, चलता नहीं है, चलती है, क्योंकि स्त्रीलिंग माना गया, ठीक है। तो ये मिस्र देश में बहती है, और मिस्र में ही आपने मिस्र का नाम एक और है, इजिप्ट सुना होगा। यहीं पर दुनिया की सबसे लंबी नदी है नील नदी, ठीक है। नील नदी, मिस्र की गंगा भी उसे कहते हैं। पिरामिड भी यहीं पर है, मम्मी यहीं पर बनाए जाते हैं, सब याद रखे। तो खमसीन दोस्तों ये मिस्र में है। बाकी अच्छा सही सुमेलित ना, ठीक है। यहां पर मुझे लग रहा है कि कुछ थोड़ा सा गड़बड़ है, ठीक है। चलो इसको छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। लिख रहा म्यांमार का रंगून शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ। म्यांमार का रंगून शहर, बताओ ध्यान से, म्यांमार का रंगून शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ। रंगून, मेरे पी आ गए हैं रंगून, सुना है ना, वो म्यांमार देश में। और म्यांमार की जो सबसे फेमस नदी है वो नदी है इरावदी नदी। कौन सी है, इरावदी। वैसे जो ये डार्लिंग जो नदी दे रहा है दोस्तों, ये डार्लिंग नदी के किनारे ये ऑस्ट्रेलिया में बहती है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी जो है सिडनी
नहीं वो इसके किनारे है। नील नदी दोस्तों ये मिस्र में बहती है, आपको पता होगा मिस्र में, ठीक है। और टिग्रिस कहां बहती है, वैसे यहाँ टाइग्रिस लिखा हुआ है बट टिग्रिस है, ठीक है। तो आपने नाम सुना होगा ईरान और इराक का, ठीक है। तो बड़ा कंफ्यूजन होता है कि टिग्रिस ईरान में है कि इराक में है, तो याद रखें दोस्तों इराक में है। इराक की राजधानी बगदाद है, जबकि ईरान की राजधानी तेहरान है, ठीक है। न से न मिलाइएगा, परीक्षा में गलती मत करिएगा, तो इसको याद रखेगा। बाकी म्यांमार जो है वो इरावदी नदी के किनारे स्थित है। इरावदी नदी में दोस्तों बहुत सारे जीव भी पाए जाते हैं जो स्पेशल टाइप के हैं, और उनका कुछ जीव जो हैं वो हमारे उड़ीसा में जो रखा गया है, ठीक है। तो वहां पे जो राष्ट्रीय उद्यान है उसमें। चलो आगे देखते हैं, लिख रहा है डॉल्फिन वगैरह, ठीक है। कह रहा है कि निम्न में से किन पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय का बात बोल दिया और सदाबहार बोल दिया, मतलब ऐसे वन जिनकी पत्तियां जो है झड़ती हुई नहीं दिखाई देती। क्यों? क्योंकि वो एक समान हमेशा दिखाई देती है, हमेशा हरित भरित दिखाई देती हैं, ठीक है। तो सदाबहार वन, और सदाबहार वन भारत में कहां पर है, कह रहा नीलगिरी पहाड़ियां, अरावली, राजमहल, शिवालिक, ठीक है। तो सही उत्तर हो जाएगा नीलगिरी की पहाड़ियां। या यहां पर एक ऑप्शन और भी दे सकता था इसके लिए, क्या ऑप्शन दे सकता था, बताओ जल्दी से बताओ, ठीक है। कौन सा नाम हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, ये पश्चिमी घाट पर्वत। हाँ, क्या दे सकता था यहाँ पर पश्चिमी घाट पर्वत भी दे सकता था, तो भी आपका उत्तर क्या हो जाता, सही हो जाता, ठीक है। क्योंकि उसी का सबसे दक्षिणी हिस्सा क्या है, नीलगिरी पर्वत है, ठीक है। नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताओ जरा, नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताओ, क्या नाम है, दोद्दा बेट्टा। क्या नाम है, दोद्दा बेट्टा। क्या नाम है, दोद्दा बेट्टा, ठीक है। तो याद रखेगा। इसी तरह अरावली, अरावली पर्वतमाला कहां पर है, दिल्ली से शुरू होकर के राजस्थान तक आती है, और अरावली का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, गुरु शिखर है, गुरु शिखर। या कभी कभी इसको एक और नाम से जानते हैं, माउंट आबू। क्या बोलते हैं, माउंट आबू नाम से भी जानते हैं, उसको भी याद रखेगा, ठीक है। बाकी राजमहल, शिवालिक तो आपको पता है। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे वही चीजें दे रहा है, लिख रहा है राजमहल की पहाड़ियां वो झारखंड, जहां छोटा नागपुर वाला बेल्ट है, ठीक है, तो वहां पर है, ठीक है। ये उसके उत्तर पूर्वी भागों में स्थित है। बाकी इस तरह के वन, चाहे पश्चिमी घाट कहिए, नीलगिरी की पहाड़ियां कहिए, मिजोरम में, त्रिपुरा में, मणिपुर में, पश्चिम बंगाल में, केरल में, अंडमान निकोबार में, इन जगहों पर भी पाए जाते हैं, ठीक है। चलो आगे देखो, निम्नलिखित में से किसे भारत में गरीबी पर अध्ययन के लिए भलीभांति जाना जाता है। भारत में गरीबी पर अध्ययन उन्होंने किया, तो नाम दे रहा है, कह रहा है वी एम दांडेकर हैं, नीलकंठ जी हैं, और हमारे रघुराम राजन जी हैं, या फिर एक और दो, दोनों। तो दोस्तों ये आपके लिए बिल्कुल नया प्रश्न है, गरीबी पर अध्ययन के लिए किसे जाना जाता है। वैसे रघुराम राजन की बात करें तो दोस्तों ये अर्थशास्त्र में इन्होंने बहुत सारे जो हैं अपने जो है डायरेक्शन दिए हुए हैं, ठीक है। तो इनको अर्थशास्त्र क्षेत्र में काम करने के लिए जाना जाता है। गरीबी की बात करें तो यहां याद रखेगा वी एम दांडेकर और नीलकंठ, इन दोनों लोगों को जाना जाता है। तो यहां पर ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 और 2, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 और 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, वी एम दांडेकर और नीलकंठ आपका सही उत्तर है, ठीक है। चल आगे बढ़ते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, ठीक है। पांडिचेरी, गोवा, ट्रावनकोर, मद्रास, ये 4 ऑप्शन आपके सामने दे रहा है। अब अगर बात करें दोस्तों गोवा की, ठीक है, चलिए बताइए पहले आप पांडिचेरी की बात करें तो पांडिचेरी में कौन रहता था, जल्दी से बताइए। पांडिचेरी का फ्रेंच से मिला लो, गोवा को पुर्तगीज से मिला लो, 2 3 आ गया। यहां पे राइट आंसर आप कर सकते हो ऑप्शन नंबर 1, आपको दिख गया, लेकिन फिर भी आप ट्राई मार लो। ट्रावनकोर में डेनिश रहते थे, मद्रास में डच रहते थे, हो गया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2 3 4 और 1, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? बस सिंपली आपको बताना है कि किसकी फैक्ट्री कहां पर थी या कौन कहां पर राज करता था। तो जो पांडिचेरी जगह है हमारे देश में, वहां पर फ्रेंच राज करते थे। अगर आने के क्रम की बात करें तो हमने पढ़ाया है PDADF, ठीक है। सबसे पहले पुर्तगालियों का आगमन हुआ भारत में, उसके बाद याद रखेगा डचों का आगमन हुआ, ठीक है। उसके बाद अंग्रेजों का आगमन हुआ, ठीक है। उसके बाद डेनिश का आगमन हुआ, ठीक है। उसके बाद फ्रांसीसियों का आगमन हुआ, सबसे आखिरी में फ्रांसीसियों का आगमन हुआ, ठीक है। और सबसे आखिरी में फ्रांसीसी भारत छोड़कर गए भी हैं, सबसे आखिरी में आए और सबसे आखिरी में गए, ठीक है। तो उसको भी ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये चीज सही दे रहा था, देखिए मद्रास डच, ट्रावनकोर डेनिश हो गया, ठीक है, और गोवा पुर्तगीज हो गया, और पांडिचेरी फ्रेंच हो गया। चलिए चलिए, भारत की संसद में शून्यकाल शुरू होता है। आपको पता होगा 2 तरह के प्रश्न आते हैं यहां पर, एक प्रश्नकाल का पूछा जाता है, जिक्र किया जाता है आपसे परीक्षा में, एक शून्यकाल का जिक्र किया जाता है। 2 प्रश्न यहां पर बनते हैं, ठीक है, प्रश्नकाल और शून्यकाल। तो प्रश्नकाल का जो समय होता है दोस्तों, ये 11 बजे से लेकर 12 बजे तक का होता है प्रश्नकाल का समय। यहां पर सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को पूछा जाता है। शून्यकाल का समय दोस्तों ये भारत की देन है, ये किसी देश से नहीं लिया गया है, ये भारत की देन है, और ये 12 बजे शुरू होता है। शून्यकाल कब शुरू होता है?
है ये दोपहर के 12 बजे स्टार्ट होता है, ठीक है। और इसमें जो भी बहुत इंपॉर्टेंट लोक महत्व के मुद्दे होते हैं जिन पर बिना किसी पूर्व सूचना के अविलंबनीय जो है डिस्कशन किया जा सकता है। यानी वैसे तो क्या होता है, अगर आप लोकसभा में बैठे हैं और आपको किसी मुद्दे पर चर्चा करना तो पहले आप लोकसभा अध्यक्ष को लिखकर दोगे, ठीक है, तब जाकर वो चर्चा का विषय बनता है। लेकिन शून्यकाल जो समय है यानी 12 बजे से जो समय है उसमें किसी भी लोक महत्व के मुद्दे पर अचानक से चर्चा की जा सकती है। इसके लिए शून्यकाल का समय दिया गया। 12 बजे से लेकर दोपहर के 1 बजे तक जो समय होता है शून्यकाल का समय होता है। अगला देखिए, भारत के निम्न प्रधानमंत्री में से कौन अपने कार्यकाल में कभी संसद में उपस्थित नहीं हुए हैं, ठीक है। संसद में आने का मौका भाई इनको नहीं मिला क्योंकि इनका वैसे शासन का इनका कार्यकाल केवल 1 महीने चला था और उसमें भी बड़ा उठा पटक था, ठीक है। तो इनको विश्वास मत जो अपना साबित करना था, लेकिन बीच में इन्होंने कैंसिल करके फिर से मध्यावधि चुनाव की घोषणा कर दिया और इस तरह से कभी जो है वहां पर अवेलेबल नहीं हो पाए। तो याद रखिए उनका नाम था चौधरी चरण सिंह। क्या नाम है? चौधरी चरण सिंह। नाम में प्रधानमंत्री में तो आए, पद को रिसीव तो किया, लेकिन यहां पर एक कभी संसद में उपस्थित नहीं हुए। तो चौधरी चरण सिंह दोस्तों ये किसानों के नेता कहे जाते थे, इसको भी आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिए, कह तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध संबंधित है। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, ठीक है। आंग्ल मतलब अंग्रेज, मराठा मतलब मराठे, ठीक है। तो आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ है दोस्तों? आपको याद आ रहा होगा ये समय चल रहा था राजा राम मोहन राय का, ठीक है। 1815, 16, 17 ये सब आंग्ल मराठा युद्ध का टाइम था, ठीक है। और वहां पर ये संबंधित अगर पूछ रहे तो लॉर्ड हेस्टिंग याद रखेगा। याद रखे लॉर्ड हेस्टिंग ये आंग्ल मराठा युद्ध के लिए भी जाने जाते हैं, ठीक है, मराठा। और इसके अलावा एक फेमस काम और हुआ था, आपने पिंडारियों का दमन सुना था, ठीक है। तो पिंडारियों के साथ जो लड़ाई लड़ी गई थी वो भी यहां पर है, उसको भी याद रखेगा। तो यहां ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। लिख रहा है यह युद्ध वर्ष 1817 से 18 के मध्य हुआ था, ठीक है। और यहां पर जो है यह लड़ाई लॉर्ड हेस्टिंग ने लड़ा था, तो इसको याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़िए, सर्वकर। सर्वकर वैसे इस कर का पूरा नाम था हक ए सर्व। क्या नाम था? हक ए सर्व, ये इसका पूरा नाम था, ठीक है। तो हाके सर्व दोस्तों ये जो कर हुआ करता था, ये कर जो है क्या पूछा है किस पर लागू होता था? लिख रहा है गैर मुसलमानों पर, यानी जो मुस्लिम नहीं है उस पर। दोस्तों जो मुस्लिम नहीं है उस पर कौन सा कर लागू होता था? ध्यान दीजिए, एक सेकंड, लाइट में थोड़ा सा दिक्कत हुआ है तो एक बार देख लेता हूं मैं, कोई गड़बड़ तो नहीं हुआ, ठीक है। नहीं, ठीक है, एकदम बेहतरीन चल रही है क्लास, कोई दिक्कत नहीं है। तो याद रखें दोस्तों, सर्वकर की बात करूं तो अगर गैर मुसलमानों की बात कर दे तो गैर मुसलमानों पर जजिया कर लगा करता था। कौन सा? जजिया कर, आपने नाम सुना होगा, गैर मुसलमानों पे लगता था। विदेशी व्यापार यहां नहीं संबंधित, औद्योगिक विकास नहीं। याद रखिए हके सर्व जो है ये जल आपूर्ति बनाए रखने पर यह कर दिया जाता था, ठीक है। जल आपूर्ति से संबंधित है, या इसको आप सीधा सीधा कह सकते हो ये सिंचाई कर से संबंधित है। अच्छा, किसके शासनकाल में यह लगाया गया था सिंचाई कर? तो याद रखेगा तुगलक वंश का राजा था फिरोज शाह तुगलक, नाम सुना होगा, ठीक है, फिरोज शाह तुगलक। उसके समय में यह हके सर्व या सिंचाई कर लगाया गया, ठीक है। तो इसको याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखिए, अल्प दृष्टित्व कम करने के लिए कौन सा लेंस उपयोग किया जाता है? ठीक है, अल्प दृष्टित्व, ये थोड़ा सा टिपिकल प्रश्न है। वैसे अल्प दृष्टि बोल दिया तो मतलब बोल सकते हो आप सीधा सीधा निकट, ठीक है। दृष्टि तो मतलब दृष्टि, और कम यानी कम, दोष, ठीक है। निकट दृष्टि दोष को दूर करना है। तो दो तरह के होते हैं, कि होता है निकट दृष्टि दोष में निकट की चीज बेहतरीन दिखाई देती है, ये एकदम सही दिखता है, परफेक्ट दिखता है, बस दूर वाला नहीं दिखता है, दूर वाला नहीं दिखता है, ठीक है। उसी तरह से दूर दृष्टि दोष की बात कर दें, दूर दृष्टि दोष की बात कर दें तो यहां पर याद रखें दोस्तों, दूर का एकदम परफेक्ट दिखता है लेकिन निकट का नहीं दिखता है। ये चीजें मैंने आपको पढ़ा रखा है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। दूर में उत्तल लेंस लगता है, क्या लगता है? उत्तल। और नजदीक वाले में क्या लगता है? अवतल लेंस लगता है। तो चाहे अवतल कर दो चाहे आप कॉनकेव कर दो, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। बाकी जो सिलेंड्रिक लेंस कह रहा है दोस्तों, सिलेंड्रिक लेंस इसको बेलनाकार लेंस भी कहा जाता है। और जब किसी व्यक्ति के आंख में दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष दोनों समस्याएं आ जाती हैं तब वो सिलेंड्रिकल लेंस का इस्तेमाल करता है, क्योंकि उसके चश्मे में दोनों पार्ट दिया होता है। आपने देखा होगा ऐसे उत्तल, बीच में ऐसे बना होता है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। और जिसको दरार दृष्टि दोष होता है उसमें द्विफोक्सी लेंस का इस्तेमाल किया जाता है, जिसको उभयावतल कहा जाता है। चलो अगला देखो, हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थिति से संबंधित निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? लो, टेंशन दे दिया दिमाग में, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? जो नहीं सुमेलित है वो आपको बताना है, जो नहीं सुमेलित है वो आपको बताना है। लिख रहा आलमगीरपुर, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में। अच्छा, इसके बारे में कुछ और फैक्ट दे रहा हूं, ये मेरठ के नजदीक में स्थित आलमगीरपुर। एक बात याद रखिए,
रखिए। दूसरी बात याद रखिए, पूरे हड़प्पा स्थल में सबसे पूर्वी हिस्सा कौन सा है, तो याद रखिए आलमगीरपुर ही है। सबसे पश्चिमी हिस्से की बात करें तो सुतकांगेडोर था। क्या नाम था? सुतकांगेडोर। और सबसे उत्तरी हिस्सा की बात करें, आपने मांडा सुना होगा जम्मू कश्मीर में। और सबसे दक्षिणी हिस्सा की बात करें तो आपने दैमाबाद का नाम सुना होगा, महाराष्ट्र में। ये 4 हिस्सा आपसे पूछे जाते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में, ये 4 आपसे पूछे जाते हैं। तो ये तो सही हो गया। बनावली दोस्तों हरियाणा में है। बनावली में मिट्टी के खिलौने और हल वगैरह यही सब प्राप्त किए गए, तो ये बिल्कुल सही है। दैमाबाद दोस्तों ये महाराष्ट्र में है, ठीक है। यहां पर जो है मूर्तियां भी पाई गई हैं और पुजारी मूर्ति मिला है और कई तल्ले के घर देखने को मिले हैं दैमाबाद से, ठीक है। बैलगाड़ी देखने को मिली है, ये सब सही है। राखीगढ़ी राजस्थान देके दोस्तों गलत कर रहा है। ये राखीगढ़ी जो है ये राजस्थान में नहीं है। राजस्थान में क्या है? राजस्थान में कालीबंगा है। क्या है? कालीबंगा है। और ये कालीबंगा जो है घग्गर नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। लेकिन यहां पर जो राखीगढ़ी दे रहा है ये भी है घग्गर नदी किनारे, लेकिन ये जो है राजस्थान में नहीं है, ये आपके हरियाणा के हिसार जिले में पड़ता है राखीगढ़ी, ठीक है। तो इसको याद रखेगा। सूरज भान ने इसकी खोज किया था 1969 में, ठीक है। इसको ध्यान दीजिएगा। राखीगढ़ी ये राजस्थान में नहीं है। आगे देखिए, वात्या भट्टी ब्लास्ट फर्नेस में उत्पादित लोहा है। वात्या भट्टी में कौन सा लोहा उत्पादित किया जाता है? कच्चा लोहा इससे उत्पादित किया जाता है, पिटवा लोहा, स्टेनलेस स्टील या स्टील बनाया जाता है? बताइए। वात्या भट्टी का नाम सुना है जहां पर लोहा बनता है? तो याद रखें दोस्तों, यहां पर 4 तरह के लोहे हैं, कच्चा लोहा, पिटवा लोहा, स्टेनलेस स्टील या स्टील। यहां सही उत्तर हो जाएगा कच्चा लोहा। वात्या भट्टी जो होती है यहां पर ब्लास्ट किया जाता है, ठीक है। इसका नाम ही है ब्लास्ट फर्नेस, ठीक है। तो उसके अंदर जो है ये पूरी प्रक्रिया होती है और उसमें जो लोहा बनता है, ठीक है, वो कच्चा लोहा उत्पादित किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट आप याद रखेगा। स्टील की बात करें तो यह सर्वाधिक लचीली और कठोर धातु है। इसमें कार्बन की मात्रा कम होती है, केवल 3.5 से 4.5%। स्टेनलेस स्टील की बात करें इसमें क्रोमियम और निकल भी लाके मिला दिया जाता है। और पिटवा लोहा में कार्बन की मात्रा बहुत कम होती है, केवल 0.12 से लेकर 0.25 तक, ठीक है। इसका उपयोग सिलेंडर हेड्रन या सिलेंडर ब्लॉक में प्रयोग होता है। चलो सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। कुछ हार्मोन दे रहा है और आपको बताना है कौन सा हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होती है। वैसे तो साइंस के एक स्पेशल सीरीज में चला ही रहा हूं शाम को 5 बजे, उसको लेकर के आप एकदम एक्टिव रहिएगा, बट आप इसको भी पढ़ते चलिए क्योंकि जीके जीएस में हम लोग पूरा जीके जीएस लेके चल रहे हैं। और दोस्तों बस खाली आपसे एक निवेदन हाथ जोड़कर, अगर आपको लगता है कि नितिन सर मेहनत कर रहे हैं, स्टडी 91 पर अच्छा कंटेंट दिया जा रहा है, दोस्तों वीडियो को शेयर करिए। अगर आप वीडियो को शेयर नहीं करेंगे, चैनल को आगे नहीं बढ़ाएंगे तो काम कैसे चलेगा? हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, बदले में आपका भी कोई फर्ज बनता है, तो थोड़ा सा फर्ज आप अपना भी निभा लो। बाकी हम तो अपना फर्ज निभा ही रहे हैं, ठीक है। आपको हो सकता हो कि आपको न एहसास हो रहा हो कि नितिन सर मेहनत कर रहे हैं कि नहीं, वरना मैं अपनी अगर डेली लाइफ की रूटीन जो है ना, अगर उसको मैं दिखा दूं तो आप हैरान परेशान हो जाओगे कि आदमी जिंदा कैसे और ये आदमी काम कैसे कर रहा है, ठीक है। मुझे उसके लिए कोई तारीफ नहीं चाहिए और मुझे ज़रूरत भी नहीं, क्योंकि मुझे काम करने में बहुत मज़ा आता है और उससे मुझे सुकून मिलता है। मैं अपने सुकून के लिए काम करता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, मुझे एकदम सुकून मिलता है, मैं अच्छा काम करता हूँ, मुझे सुकून मिलता है। तो मुझे इसके लिए कोई एप्रिसिएशन की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ आपसे निवेदन है कि चैनल को आगे बढ़ाइए, क्योंकि हमारे साथ जो हमारी टीम लगी है ना, वो थोड़ा सा मोटिवेट हो जाएगी और अच्छे से काम करेंगे, ठीक है। इसको ध्यान दीजिएगा। चलिए, इंसुलिन के बारे में दोस्तों 1000 बार पढ़ा चुका हूं। इंसुलिन की कमी से कार्बोहाइड्रेट का पाचन रुक जाता है, व्यक्ति को मधुमेह नाम का रोग हो जाता है। इंसुलिन हमारे जो लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं हैं अग्नाशय के पास में, वहां से स्रावित होती हैं, तो इसका सही क्या हो जाएगा? अग्नाशय हो जाएगा। थायरॉक्सिन की बात करें, थायराइड ग्लैंड आपने नाम सुना होगा, ये थायराइड ग्लैंड से निकलती है थायरॉक्सिन, ठीक है। 2 तो आपका सेट हो गया। प्रोजेस्टेरॉन की बात करें और टेस्टोस्टेरॉन, तो प्रोजेस्टेरॉन दोस्तों ये गर्भाशय से संबंधित है और टेस्टोस्टेरॉन ये वृषण से संबंधित है, ठीक है। तो याद रखेगा अंडकोश वृषण, ठीक है, उससे संबंधित है। तो हो जाएगा 3, 4, 1 और 2। 3, 4, 1, 2 कौन सा हो जाएगा? 3, 4, 1, 2 मतलब ऑप्शन नंबर 1 यहां पर राइट आंसर है। दोस्तों यही सारे प्रश्न जब आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं ना, तो लोगों को बड़ा कंफ्यूजन होता है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, चाहे आप सिविल परीक्षा की तैयारी करो, पीसीएस लेवल तक के, आईएएस लेवल में सब प्रश्न नहीं पूछे जाते, उनका पैटर्न बिल्कुल अलग होता है। उस तरह के पैटर्न के प्रश्न चाहिए तो आप रात को 11 बजे अलर्ट रहिए, ठीक है, वहां पर। और सुबह के 5 बजे वाली क्लास भी मैं खुद ले रहा हूं, आप करंट अफेयर की क्लास। तो ये दोनों पैटर्न आपको, यानी सुबह की पहली क्लास और हमारे चैनल की आखिरी क्लास, ये स्पेशली बनाई गई है सिविल सर्विसेज परीक्षा को ध्यान में रख करके, ठीक है। तो उसके लिए आप जुड़िए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए, ठीक है। चलिए आगे बताते हैं। निद्रा नामक रोग किस बीमारी से होती है? दोस्तों हम लोगों ने पढ़ा था एक सीसी मक्खी होती है, जब वो काट लेती है तो व्यक्ति को निद्रा रोग हो जाता है, ठीक है। तो सीसी मक्खी
सीसी मक्खी तो यहाँ दे ही नहीं रहा। विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है, निद्रा रोग नहीं होता, ये गलत हो जाएगा। शरीर में कैल्शियम की कमी से हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, ये भी गलत हो जाएगा। रक्तचाप बढ़ने से यानी ब्लड प्रेशर बढ़ गया तो अटैक की संभावना ज्यादा, बहुत कुछ है, ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। यहां पर सही हो जाएगा ट्रिपैनोसोमा नामक एक कोशिकी जीव है जिसमें सीसी मक्खी का नाम आता है, ठीक है, और उसके काटने से व्यक्ति को क्या हो जाता है, निद्रा रोग हो जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि शरीर में लसिका ग्रंथियों की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे दर्द और कमजोरी महसूस होता है और व्यक्ति लंबे समय के लिए क्या हो जाता है, सो जाता है। निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं होता है? जिसमें कार्बन नहीं है वो आपको बताना है। हीरा को तो दोस्तों कार्बन का अपरूप कहा जाता है। क्यों? हीरा तो कार्बन का अपरूप है, नहीं तो सही हो जाएगा। ग्रेफाइट में भी कार्बन होता है। अरे भाई पेंसिल में ग्रेफाइट लगा होता है, वो भी तो कार्बन ही है। और कोयला में तो पूरा का पूरा कार्बन होता है। बलुआ पत्थर में याद रखे कैल्शियम होता है लेकिन कार्बन नहीं होता है। बलुआ मतलब बालू, बालू मतलब कैल्शियम है, ठीक है, तो याद रखे बलुआ पत्थर में कार्बन नहीं होता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। मुझे नहीं लगता यार इतने आसान क्वेश्चन आपको बताने की जरूरत है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन जैव निम्नीकरण है? जैव निम्नीकरण कौन सा है ये आपको बताना है। जैव निम्नीकरण कौन सा है? लिख रहा है प्लास्टिक, पॉलीथीन, पारा और रबर। जैव निम्नीकरण तो प्लास्टिक और पॉलीथीन ये जो होता है ये तो जान लीजिए प्राकृतिक तरीके से नहीं बनते, इनको कृत्रिम तरीके से बनाया जाता है। पारा ये पाया जरूर जाता है, लेकिन रबर यहां पर आपका सही हो जाएगा। क्यों? आपसे पूछा कौन सा जैव निम्नीकरण है, तो रबर याद रखे दोस्तों, ये जैव निम्नीकरण के तहत आता है, प्लास्टिक उस्टिक नहीं, तो याद रखेगा। लिख रहा है प्राकृतिक जैव निम्नीकरण होता है। प्राकृतिक रबर के वृक्ष भी पाए जाते हैं, केरल वगैरह में आपने रबर के वृक्ष पाए जाते हैं, बिलीव हो ना हो आप देख लीजिए, ठीक है। केरल सबसे ज्यादा रबर का उत्पादन करता है और सबसे अधिक रबर हैविया ब्राजीलियंस से प्राप्त किया जाता है। दक्षिण अमेरिका के अमेज़न के जंगलों में इस तरह के वन देखने को मिलते हैं, ठीक है। चलो अंतिम क्वेश्चन है, वह कौन सा प्रथम राज्य था जिसके विरुद्ध अलाउद्दीन खिलजी ने हमले की शुरुआत किया? अलाउद्दीन खिलजी दोस्तों खिलजी वंश का दूसरा राजा था। 1290 में गुलाम वंश की समाप्ति करके जलालुद्दीन खिलजी राजा बना। कौन बना? जलालुद्दीन खिलजी। और 1296 में जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करके अलाउद्दीन खिलजी गद्दी पर बैठा, ठीक है, अलाउद्दीन। उसके बाद दोस्तों इसने बहुत सारे अभियान किए और उस अभियान में इसका जो सेनापति था उसने बहुत बड़ा योगदान दिया, जिसका नाम था मलिक काफूर, ठीक है। दक्षिण भारत की विजय तक इसने किया। और याद रखिए दोस्तों यहां पर पूछा है कि किसके विरुद्ध हमले की शुरुआत किया, तो मेवाड़ तो कभी गया नहीं, ठीक है। रणथंबोर आप कर सकते हो, रणथंबोर, ठीक है, रणथंबोर कर लीजिए। वैसे तो सबसे बड़ी लड़ाई इसकी चित्तौड़ में हुई थी ना, ठीक है। कहां पर हुई थी? जैसलमेर और चित्तौड़ में। चित्तौड़ में दोस्तों 1303 की जो चित्तौड़ की लड़ाई थी, यहीं राणा रतन सिंह से लड़ाई उसने किया था। आपने रानी पद्मावती का नाम सुना था, जो पद्मावती मूवी थी वो वाली स्टोरी यहां से जुड़ी हुई, ठीक है। वैसे वो स्टोरी की जो है चर्चा पद्मावत ग्रंथ में किया गया। 1540 में पद्मावत ग्रंथ की रचना किया गया था, ठीक है, तो उसको भी याद रखेगा, बट इसको ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा रणथंबोर भी से हो जाएगा। 1301 में रणथंबोर में, 1303 में तेलंगाना, तो उसको अलग से अभियान चल रहा था, ठीक है। और चित्तौड़ भी है, और 1305 में मालवा है, 1308 में सिवान है, इन सभी पर आक्रमण किया हुआ था। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा। बस आप मन लगाकर पढ़ते जाओ, अच्छे से ध्यान देते चलो। ये सीरीज लगातार चलती रहेगी अपने टाइम पर। रोज दिन में 11 बजे जीके जीएस की प्रैक्टिस सीरीज, शाम को 5 बजे साइंस की सीरीज, रात को 11 बजे सिविल सर्विसेज स्पेशल क्लास आपको दी जाती है, और सुबह के 5 बजे करंट अफेयर जरूर देखिए, क्योंकि सिविल के लिए उससे बेहतरीन करंट अफेयर आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। पैटर्न बिल्कुल बदल चुका है, बस आपको मेहनत से पढ़ना है। स्टडी 91 से जुड़े हैं तो दोस्तों वीडियो को शेयर करिए, जो भी एडवर्टीजमेंट आता है उसे भी पूरा देखिए, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।